वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि बेटा आप लोग आज बोर्ड पर देख रहे हो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत। और जो इससे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ाया था वो लगभग हमारा पूरा हो गया था। और आज जो हम ले रहे हैं बेटा वो हमारा इसका सेकंड पार्ट है मुगल साम्राज्य। हमने ये सोचा कि 2 पार्ट में हम इन वीडियो को पूरा कर दें। पहला पार्ट लगभग 2 घंटे का था और लगभग इतना ही बड़ा हमारा दूसरा पार्ट भी रहने वाला है। टाइम की स्थिति अभी क्लियर नहीं है, जितने हिसाब से चलेगा उस हिसाब से आगे बढ़ेगा। तो चलिए बात करते हैं बाबर की। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इब्राहिम लोधी की हत्या करने के बाद भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापत्य हो जाता है, या मुगलिया सल्तनत जो है हमारी वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। संस्थापक है बेटा उसके बाबर, ठीक है। संस्थापक कौन है? बाबर है। 14 फरवरी 1483 यानी 14 फरवरी 1483 फरगना में इनका जन्म होता है। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुक निगार बेगम। और अगर हम बात करें इनके पिता की तो ये तैमूर के वंशज थे और माता चंगेज खां की तरफ से वंशज थी। यानी जो मुगलिया सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, यानी बाबर की रगों में जो खून बह रहा है वो तैमूर और चंगेज खां के वंशज से ही आया है। आगे बढ़ेंगे। 11 वर्ष की आयु में ये फरगना के शासक बन जाते हैं, ठीक है। और 1502 में एक युद्ध होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, ये शुरू का तो ओवरव्यू है, ये जरूरी नहीं है एग्जाम में ये सब आपसे पूछा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब स्टार्टिंग करते हैं किसी भी चीज को तो आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन बनता है बाबर से वो बनेगा सरे पुल का युद्ध। सरे पुल का युद्ध जिसमें बाबर हार जाएगा और शेरवानी खां जीत जाएंगे और इसे भगा देंगे। और भागने के बाद ये कहां आ जाएगा? 1504 में काबुल और कंधार, और काबुल को क्या बनाएगा? अपनी राजधानी। और यहां पर शासन करने के बाद फिर ये क्या करेगा? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है कि वो सीधे पानीपत और खानवा और चंदेरी या इस तरीके की युद्धों के बारे में आपसे डायरेक्ट पूछेगा, नहीं पूछेगा एग्जाम में। हो सकता है कि वो आपसे पहली बार पूछे भारत कब आया या पहला उसका युद्ध कौन सा था। तो आपको इन चीजों पे भी विचार करना है कि 1502 में बाबर पहला युद्ध कब लड़ेगा, तो किससे के साथ लड़ेगा? शेरवानी खां के साथ लड़ेगा। शेरवानी खां उसे खदेड़ देंगे, भाग जाएगा वो। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो काबुल को जब वो राजधानी बना रहा है तो यहीं पे वो बादशाह की पहली उपाधि 1507 में लेगा। इस पे ध्यान दीजिएगा, बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की 1507 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद भारत की अगर हम बात करें तो मेन तो उसके बेटा 4 युद्ध हैं और चारों के बारे में मैं आपको डीपली पढ़ाऊंगा, डीपली बताऊंगा। लेकिन जो पहला है जो आपसे कभी भी पूछा जाता है और आप उसका अक्सर गलत आंसर देते हैं, वो है आपका भारत पर फर्स्ट आक्रमण 1519 बाजौर। ये वाला आपको युद्ध याद रखना है, क्योंकि भारत पे जितने भी बच्चे हैं मैंने देखा है कि वो पानीपत का प्रथम युद्ध उसका आंसर टिक लगा देते हैं और 1526 आंसर सही मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पहला अगर भारत के युद्ध की बात की जाए तो बाजौर में 1519 में भेरागढ़ का जो किला था इसको लूटपाट करने के बाद बाबर यहाँ से चले गए थे, ठीक है। अब बात करेंगे कि आखिर बाबर का अभ्युदय भारत में क्यों हुआ, बाबर को भारत आने की क्या जल्दी थी। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम मैंने लिखे हैं, दौलत खां लोधी और राणा सांगा। आपको बताएं, जब दिल्ली पर अगर हम बात करें, यहाँ पर दिल्ली पर इब्राहिम लोधी हैं और इब्राहिम लोधी शासन कर रहे हैं। और अगर हम सिंध या पेशावर प्रांत की बात करें जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर
गवर्नर के रूप में दौलत खां लोधी है। कौन है? गवर्नर की फॉर्म में दौलत खां लोधी। और आपको बता दें ये इब्राहिम लोधी का ही भाई है, चचेरा। लेकिन ये चाहता है कि किसी तरीके से कि दिल्ली पर मैं अपना अधिकार करूं। ठीक। और यहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो इलाका है वो राणा सांगा का है। राणा सांगा ये चाहते हैं कि दिल्ली पर मेरा अधिकार हो जाए। तो दौलत खां लोधी और राणा सांगा दोनों क्या करते हैं, जो दूर बैठा हुआ है बाबर कंधार और काबुल में, तो इसे एक लेटर के माध्यम से या संदेश वाहक के माध्यम से इसको भेजते हैं और बताते हैं कि आप दिल्ली पर आओ। और बाबर की जो क्रूरता थी या लूटपाट थी, वो उसका डोमेन इतना ज्यादा फैल गया था कि सब लोग डरने लगे थे बाबर नाम के लुटेरे से। बाबर एक तरीके का लुटेरा था। तो इन लोगों को दौलत खां लोधी और राणा सांगा को हमेशा बेटा ये लगता था, महसूस होता था कि लूटपाट करेगा और निकल जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला था नहीं। इसका अंदेशा राणा सांगा और दौलत खां लोधी को भी नहीं था। इन लोगों के मन में हमेशा ये बात रही होगी कि ये लूटपाट करेगा, छोड़ जाएगा, इब्राहिम लोधी को मार देगा और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिल्ली पे राज करेंगे। लेकिन क्या होता है, पानीपत का जो फर्स्ट यानी प्रथम युद्ध है वो किसके साथ लड़ा जाएगा? इब्राहिम लोधी के साथ। बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी के साथ लड़ेगा और इब्राहिम लोधी को मार के वो क्या करेगा, दिल्ली पर अधिकार करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बाबर इतनी कम सेना के साथ कैसे जीता होगा और इब्राहिम लोधी इतनी बड़ी सेना के साथ कैसे हार गया। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या हो रहा है कि बाबर की जो पद्धति थी, आपको बताएं, तोप, पहली बार अगर तोप और गोला बारूद, पहली बार तोप और गोला बारूद का इस्तेमाल मुगलों में बाबर ने ही भारत में किया है। तो ये तुगलमा पद्धति से अपनी किसी भी बैटल को लड़ा और किसी भी बैटल को जीतने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके सैनिकों की क्षति कम से कम हो। सामने वाले के सैनिक आप ज्यादा से ज्यादा मार लोगे तो निश्चित रूप से विजय आपकी होगी। ये करता क्या था, जैसे इसने कहा कि जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है, और इधर मान लेते हैं कि नदी बह रही है और आपको बताएं पानीपत की अगर हम बात करें तो यमुना नदी वहां पर बह रही है। तो इधर यमुना और इधर क्या करता था, इस साइड में ये खाइयां खुदवा देता था, गड्ढे, और बीच का जो एरिया है यहां पर अपने सैनिकों को खड़ा कर लेता था और छोटे छोटे बंकर टाइप के बना लेता था जिसमें इसके सैनिक छुप जाते थे। और आगे क्या करता था, आगे ये तोप लगा देता था, इस तरीके से तोपें, और सामने शत्रु की सेना अब धड़ाधड़ अटैक करते थे, धड़ाधड़ अटैक करते थे। तो क्या होता था, सामने वाले के तो सैनिक मर रहे हैं, लेकिन सामने वाली सेना की स्थिति ऐसी नहीं होती थी कि वो आप पे अटैक कर पाए। यानी अग्रेसिव मोड पे कौन रहेगा, बाबर अग्रेसिव मोड में रहेगा। अब अगर अग्रेसिव मोड में ये रहेगा और लगातार दूसरे सेना की क्षति हो रही है तो बाबर की सेना की क्षति कम से कम होगी। अब आपको बताएं, बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोधी के पास 1,00,000 सैनिक थे। ठीक है, अब 1,00,000 जिसके पास सैनिक हो वो हार जाए, ऐसा कैसे संभव है? लेकिन ऐसा संभव हो गया। तो ऐसी पद्धति को तुलगमा पद्धति कहलाई। ये युद्ध की कौन सी पद्धति थी? तुलगमा पद्धति। और इसी पद्धति का यूज करते हुए पहला जो युद्ध लड़ा गया पानीपत का, उसमें इब्राहिम लोधी की हत्या बाबर के द्वारा कर दी जाती है। और जैसे ही बाबर की हत्या, बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी की हत्या कर दी जाती है, वैसे ही क्या होता है, ये जो दो लोग हैं दौलत खां लोधी और राणा सांगा, ये क्या कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं। ये वेट करते हैं कि
भाई अब तो हत्या हो गई, अब जाओ। लेकिन बाबर यहाँ क्यों रुक रहा है? बाबर आया कहाँ से है, उसकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत है। बाबर जहाँ से आया है वो जगह काबुल और कंधार की अगर हम बात करें तो वहाँ रेत है, मतलब रेगिस्तान है एक तरीके का, और वहाँ पे इतनी ज्यादा कंडीशन ऐसी है कि अगर हम भारत की बात करें तो आबो हवा की बात करें, नेचर वाइज बात करें तो हम भारत की स्थिति बहुत अच्छी है बमुकाबले काबुल और कंधार के। तो यानी जब आप किसी अच्छी जगह जाएं अपने घर से निकलकर, तो आपका भी जिस तरीके से मन नहीं करता वहां से वापस आने का, तो बाबर का भी मन अब दिल्ली से बाहर जाने का नहीं कर रहा था। बाबर क्या करता है, बाबर अब यहाँ पर बसने का मूड बना लेता है और बाबर यही बस जाएगा। अब प्रॉब्लम किसे आएगी? प्रॉब्लम आएगी दो लोगों को जिन लोगों ने बुलाया था, एक तो दौलत खान लोधी, दूसरे राणा सांगा। तो दूसरा जो हम बात करेंगे, इसने कुछ काम किए पानीपत। पानीपत का जो आप डेट वाइज याद रखिएगा 21 अप्रैल 1526। पानीपत का युद्ध 1526 से काम नहीं चलेगा। अगर वो थोड़ा डीप चला गया तो 21 अप्रैल आपसे पूछ सकते हैं, वो डेट वाइज दे सकता है। 1526 के चारों ऑप्शन हो सकते हैं, फिर आप क्या करोगे? तो आपको 21 अप्रैल के साथ याद रखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, पहली बार अगर मुगलों की राजधानी की बात करें तो पहली राजधानी मुगलों की, अगर कोई भी ऑप्शन क्वेश्चन में आए कि मुगलों ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया, तो वो आंसर होगा आगरा। यानी मुगलों की पहली राजधानी आगरा बनी। दूसरी बात, आगरा के पास ही इसने क्या किया, इसने काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है, काबुली बाग और काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। इसने चांदी के सिक्के जिन्हें शाहरुख सिक्के बोला गया, ठीक है, चांदी के सिक्के जिन्हें शाहरुख सिक्के बोला गया, सबको एक एक, जितनी भी जनता थी, जीतने के बाद खुशी में इसने क्या किया, जो भी लूटपाट की, भाई चांदी के सिक्के बहुत सारे लूटे होंगे, उसके बाद इसने क्या किया, सबको एक एक सिक्का दिया। और सिक्का देने के बाद ही इसको क्या कहा गया, इसको कलंदर कहा गया, यानी कलंदर की उपाधि दी गई। कौन से युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि दी गई? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि इसको प्रदान की गई। हम आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे युद्ध की बात करेंगे। दूसरा युद्ध, अब जाहिर सी बात है, जो दो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है राणा सांगा। 1527 1526 यानी एक साल के बाद, क्योंकि अब बाबर को भी पता है जिसने मुझे बुलाया है, कहीं ना कहीं वो, भाई वो बैठना चाहता था, अब मैं बैठ गया हूं, तो वो मुझे हटाना चाहेगा। तो इसका मतलब है कि अब बाबर क्या चाह रहा है, बाबर चाह रहा है कि राणा सांगा को जड़ से हटाया जाए। तो 1527 में वो खानवा का युद्ध लड़ेगा। और आपको बता दें, राणा सांगा की दो लोग मदद करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया, एक तो महमूद लोधी और एक मेदिनी राय। महमूद लोधी और मेदिनी राय की मदद के बावजूद भी राणा सांगा हार जाते हैं। और जीत किसकी होती है? उसके पीछे की वजह थी, वजह ये थी कि बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को फिर से संगठित किया, और संगठित करने के बाद इसमें एक नारा दिया जिहाद का, और जिसको धर्म युद्ध बोला। किसका नारा दिया? जिहाद। और जिहाद का मतलब इसने बोला कि अगर धर्म युद्ध है, क्योंकि वो जानता था कि अगर भारत पे लंबे समय पे हमें राज करना है तो हमें कहीं ना कहीं राणा सांगा को निश्चित रूप से हराना होगा। अगर राणा सांगा हार जाते हैं तो भारत पे एक तरीके से उसकी जो स्थापत्य है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, उसके बाद उसे कोई हराने वाला है नहीं। तो एक लंबे समय तक टिकने के लिए उसे वहां पे आना था। तो इसलिए उसने क्या किया, अपनी सेना को इकट्ठा करने के बाद संबोधित किया और ये कहा कि हमारे लिए ये धर्म युद्ध है, करो या मरो की स्थिति है। अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो यहाँ से हमें भागना पड़ेगा, राणा सांगा हमें भगा देगा। इसके बाद बात करेंगे 1528 की। 1528 में चंदेरी का युद्ध। मेदिनी राय से इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि खानवा के युद्ध में मेदिनी राय ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, राणा सांगा के साथ मिलकर बाबर के विरुद्ध लड़ने आ गया था वो। मेदिनी राय से परेशान हो गए, भाई तुम क्यों, किसी की लड़ाई चल रही है, तुम क्यों आ गए, तुम क्यों कूद पड़े, क्यों कूदे भाई? तो ये जबरदस्ती कूद पड़े थे लड़ाई में, राणा सांगा का साथ दे रहे थे। तो चंदौली में इन्हें भी हरा दिया। और आपको बताएं, इन्होंने पहली बार बाबर ने वहां पर जौहर देखा, क्योंकि जैसे ही इन्होंने मेदिनी राय को हराया तो वहां की जितनी भी राजपूतनी महिलाएं थी वो सब उन्होंने क्या किया, जौहर किया। तो बाबर को ये पता चला कि जौहर आखिर होता क्या। तो पहली बार अगर जौहर की बात होगी मुगलों के द्वारा तो बाबर ने देखा चंदेरी के युद्ध में। और इसके बाद है हमारा लास्ट युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा गया 1529, हर एक साल में लड़ा गया, 26, 27, 28, 29। यानी पानी पिया, खाना खाया और चंदा देखा, और उसके बाद
घर गया और उसके बाद 1 साल बाद वो मर भी जाएगा, यानी मर गया 1530 में। यानी 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें घाघरा का युद्ध बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, यही पूछा जाएगा किसके विरुद्ध लड़ा गया। आप लोग बता सकते हो कि अफगानों की सेना के विरुद्ध, यानी अफगान लड़ रहे थे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में किसके खिलाफ? अफगानों के साथ। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें कि बाबर को दफनाने की बात करें तो यहाँ पे भी 2 जगह हैं। एक तो है आगरा का आराम बाग, आगरा में आराम बाग, ठीक है, और दूसरा काबुल। बाबर को मृत्यु के बाद 2 जगह हैं। आपको बताएं कि अगर पूछा जाए कि भारत में कहां पे दफनाया गया, क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए तो आप लोग क्या लगाएंगे? आप लोग आगरा का आराम बाग लगाएंगे। आगरा आएगा या आराम बाग आएगा? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर की एक्चुअल में कब्र कहाँ है या मकबरा कहाँ है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर काबुल। ठीक है, मकबरा। बात कर रहे हैं मकबरा, यानी बाबर को 2 बार दफनाया गया। यहीं तक बाबर की स्थिति। आप लोग एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको ले सकते हैं ताकि मैं इसको आगे बढ़ूंगा। आगे बात करेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। जैसा कि बेटा हम लोगों ने बात करी थी बाबर की, इससे पहले अब इसके लड़के की बात करते हैं। इसके लड़के का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, क्योंकि इसी का शासनकाल भारत पर चलेगा। हालांकि इसकी 3 संतानें और भी हैं, उनके विषय में बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। इनके जो शेष भाई हैं कामरान, असगरी और हिंदाल। लेकिन आप लोगों को सबसे ज्यादा ताज्जुब तब हो रहा होगा जब मैंने इसकी 2 चीजें लिखी हैं। यहाँ पर लिखा है 1530 से 1540 और 1555 से 1556। हुमायूं अकेला ऐसा शासक है मुगल साम्राज्य का जिसने भारत पर 2 बार शासन किया है। यानी भारत पर 2 बार शासन करने वाला अगर कोई मुगल है तो वह हुमायूं है। हालांकि ये इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है कि इसकी पूरी लाइफ गिरते पड़ते और इसकी जो मृत्यु होगी, मतलब संघर्षरत रही, मतलब इसकी पूरी लाइफ जो है वो कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए रही है और पूरी लाइफ में ये संघर्ष करता रहा है। और आपको इसके एक ओवरव्यू के माध्यम से मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी लाइफ में क्या क्या संघर्ष रहे और किस तरीके से ये मरेगा गिरते पड़ते, सीढ़ियों से गिरते मरेगा ये। तो हम बात करेंगे इसमें मेन टॉपिक हमारा इसके टोटल दुश्मन कितने थे। भाइयों से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। कामरान, असगरी और हिंदाल इसके भाई हैं। मेन है इसके दुश्मन महमूद लोदी जो बंगाल का शासक था, शेर शाह यानी शेर खान या शेर शाह सूरी जो भी आप कहें वो बिहार का शासक था, और बहादुर शाह गुजरात का शासक था। इन तीनों से ये बहुत ज्यादा परेशान था। और आपको बता दें इसमें से जो शेर खान है यानी बिहार वाला जो शासक है शेर शाह सूरी, वही इसको भारत से बाहर भगा देगा और खुद शासन करेगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट आक्रमण बेटा कालिंजर पे हुआ, और कालिंजर पे उस समय जो शासन कर रहा था वो कर रहा था रुद्र प्रताप देव। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा, अगर बाबर ने ये कहा था कि सबसे ज्यादा पूरे भारत में कोई शक्तिशाली है तो वो कौन है? रुद्र प्रताप देव कालिंजर। लेकिन पहले आक्रमण में जब इसने आक्रमण किया तो क्या होता है, वहां पर रुद्र प्रताप देव इसे हरा देते हैं। इसके बाद इसने 1531 में दोहरिया का युद्ध लड़ा, और दोहरिया की युद्ध में ये महमूद लोदी यानी जो पहला वाला इसका जो दुश्मन है यानी पहला जो शत्रु है वह कौन है? महमूद लोदी। और महमूद लोदी की ये हत्या कर देता है कौन से युद्ध में? 1531 दोहरिया के युद्ध में ये हत्या कर देता है। अब दुश्मनों की संख्या बचती है सिर्फ और सिर्फ 2। पहला दुश्मन शेर शाह सूरी, दूसरा दुश्मन यानी ये वाला जो दुश्मन है ये खत्म, केवल 2 दुश्मन बचेंगे, शेर खान और बहादुर शाह। अब हम बात करेंगे इन दोनों को किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो बिहार में चुनारगढ़ का जो किला है इसको घेर लेगा कौन? हुमायूं। हुमायूं क्या करते हैं, बिहार चले जाते हैं और बिहार में जो
हमारा ये किला है, चुनारगढ़ का किला, इसको चारों ओर से बेटा घेर लिया जाता है। और आपको बता दें 6 माह तक बिहार में 6 माह, ये 6 माह तक इस किले के बाहर ही इंतजार करते हैं, या यूं मान लें कि उस किले के खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई भी सफलता वहां इन्हें प्राप्त नहीं होती है। और इधर दूसरा जो शत्रु है बहादुर शाह, वो क्या करता है, वो सोचता है चलो दिल्ली की गद्दी तो खाली है। दिल्ली की गद्दी क्यों खाली है? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो बहादुर शाह जो है वो आगरा की ओर क्यों बढ़ेगा आगे? क्योंकि आगरा में वो चाहेगा कि किस तरीके से हम टैकल कर लें। भाई अगर कोई व्यक्ति 6 माह तक किसी किले को घेरे हुए पड़ा है, जो शासक है, अब वो आगरा में है ही नहीं, तो बहादुर शाह क्या कर रहा है, वो आगरा की तरफ कूच करेगा। जैसे ही बहादुर शाह आगरा की तरफ कूच करेगा, वैसे ही हुमायूं को ये पता चल जाएगा कि भाई अब हमारी गद्दी खतरे में पड़ रही है। तो हुमायूं वापस आ जाते हैं। और इधर एक काम और हुआ कि जब वो वापस आ रहे होते हैं तो शेर खान उनसे संधि करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी शेर खान भी 6 महीने में टूट जाता है। यानी 2 इंसिडेंट हुए हैं। पहला इंसिडेंट 6 माह तक ये घेरे रखते हैं, शेर खान टूट जाता है। भाई 6 माह तक आप किसी को घेर लोगे तो उसकी रसद कहाँ से आएंगी? वो खाना बना तो खाएगा नहीं खाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, चारों तरफ से जब घेर लेंगे तो कोई भी चीज अंदर जाने नहीं देंगे। तो 6 माह बाद जब खुद शेरशाह टूट जाता है तो शेरशाह वहां संधि कर लेगा। इसके बाद 1533 में ये क्या कर रहे हैं, बहादुर शाह को भी पराजित कर देते हैं। अब कुल मिलाकर तो दुश्मन है वो केवल शेर खान बचता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या कर रहे हैं, 1533 में बहादुर शाह को भी पराजित कर देते हैं। यानी अब जो दुश्मनों की संख्या है वो मात्र 1 बची रह गई, 2 थे, 1 रह गया। अब बात करेंगे 1538 में चुनारगढ़ का पुनः इन्होंने क्या किया, चुनारगढ़ को पुनः घेर लिया। और इस बार क्या हुआ, शेर खान वहां से भाग निकला। और आपको बता दें जब शेर खान वहां से बाहर निकला तो ये वहां जब किले के अंदर घुसेंगे, और किले के अंदर घुसने के बाद इन्हें बहुत सारा खाना यानी खाने की वस्तुएं, और वहां से इन्हें मदिरा यानी शराब मिलेगी। और ये वहां पे मतलब एक तरीके से हुमायूं इतने ज्यादा विलासित व्यक्ति हैं कि शराब मिलने के बाद एक तरीके से पागल की तरीके से उसको पिएंगे, और नाच गाना जो भी लोगों का होता है खुशी में कि चलो शेर खान भाग गया। लेकिन शेर खान भागा नहीं है, वो अपनी शक्ति को कहीं ना कहीं एकत्रित कर रहा है, जिसका मतलब इल्म नहीं था किसे, हुमायूं को। हुमायूं अपनी ही उसमें डूबे हुए थे मस्ती में। भाई जाहिर सी बात है कोई आदमी भाग जाएगा तो आप क्या करोगे, खुश हो जाओगे। वहां उसकी जितनी भोग विलासता की चीजें उनका सेवन कराओगे, और कई दिनों तक ये पड़े रहे। इसके बाद क्या हो रहा है, यही कहते हैं कि यही इनकी हार का कारण भी बनेगा आगे। इन्हें लगा कि वो भाग गया, लेकिन चौसा का जब युद्ध होगा 1539, सन याद रखिएगा, चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी में क्या हो रहा है, शेर खान इन्हें डिफीट कर देता है, यानी शेर खान इन्हें हरा देता है। मतलब हुमायूं जो है वो हार जाते हैं। अब हुमायूं जब हार जाएंगे चौसा के युद्ध में तो जाहिर सी बात है वहां से भागेंगे, और भागते हैं तो वापस आगरा आ जाते हैं। इसके बाद फिर एक और युद्ध है जो हुमायूं को भारत से ही बाहर खदेड़ देगा, उसका नाम है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम यानी कन्नौज। 1540 ठीक 1 साल बाद बिलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध होगा, और शेर खान इस युद्ध को भी जीत लेगा। फिर समझ लीजिए, उसने इन्हें मूर्ख बनाया, वो किले से बाहर भाग गया और अपनी सेना को लेकर भागा। ये वहां मस्ती में चोर रहे, और वो क्या कर रहा है, 1 साल बाद इन्हें लगातार डिफीट कर रहा है। ओवर कॉन्फिडेंट में हुमायूं हार जाते हैं। और आपको बता दें पहले युद्ध में, चौसा के युद्ध में जब ये हारते हैं तो ये आगरा की तरफ भागते हैं, लेकिन बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में जब ये हारेंगे, यानी शेरशाह इन्हें खदेड़ देगा भारत से बाहर। अब देखिए निर्वासित वाला जीवन ये व्यतीत करेंगे। हालांकि एक सुल्तान है, एक शासक हैं, पूरे भारत के शासक थे ये, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है, उसके बाद भी ये भागने पे मजबूर हो गए। किसके द्वारा, ये जो मेन दुश्मन था शेर खान के द्वारा, जो बिहार का शासक था। ठीक है, हम बात करेंगे, हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको शेर खान के बारे में विस्तृत जानकारी भी दूंगा कि आखिर शेर खान इतने ज्यादा डेवलप हो कैसे गए। ठीक है, अब यहाँ पर बात आगे करें तो 1541 में इन्होंने क्या किया, हमीदा बानो बेगम से इनके साथ इनका निकाह हो गया। और अमरकोट के राजा जो वीर साल है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि जब ये काबुल और कंधार में जाके छिप जाते हैं तो वहां पे इनका मतलब जो प्रेम प्रसंग है वो हमीदा बानो बेगम के साथ चलता है। और वहां दोनों ये मुगल हैं, हमीदा बानो बेगम ही मुगल थी
और हुमायूं भी मुगल थे। तो वहां पे इस तरीके की मैरिज को कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं थी ऐसी मैरिज, ये मैरिज ऐसी स्वीकार नहीं थी। तो इन दोनों को ही क्या करना पड़ता है, वहां से भागना पड़ता है। और जब ये वहां से भागते हैं तो भागते भागते ये लोग, क्योंकि भाई हमीदा बानो बेगम तब उस समय प्रेग्नेंट की स्थिति में थी, यानी जब बच्चा होने वाला था, तो हुमायूं को भी महसूस होता है कि हम लोग ज्यादा नहीं भाग सकते। तो अमरकोट में एक इलाका है अमरकोट राजस्थान में, वहां पे बीर साल नामक जो राजा थे, वहां पर उनके महल में 15 अक्टूबर सन 1542 में अकबर नामक एक ऐसे बच्चे का जन्म होगा जो पूरे भारत का एक महान सम्राट बनेगा। फिर समझ लीजिए, हमीदा बानो बेगम के साथ इनका निकाह होता है, और निकाह जो होता है वो वहाँ काबुल वाले लोगों को कबूल नहीं होता है, वो इन्हें देश निकाला दे देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं, वो राजा बीर साल जो अमरकोट एक जगह है वहां पे क्या करते हैं, रहने लगते हैं, कुछ दिन के लिए आश्रय मांगते हैं उनसे। और राजा बीर साल क्या करते हैं, बेटा इनकी मदद कर देते हैं। और मदद करने के बाद 15 अक्टूबर 1542 में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम अकबर होगा। और अकबर ही मुगल साम्राज्य में आप कहें स्वर्ण काल के रूप में एक ऐसा शासन देगा जिसे लाखों वर्षों तक देखा जाएगा एक अच्छी फॉर्म के रूप में। हम बात करेंगे इसके बाद, ये अर्जुन अंगद देव जो थे, सिखों के गुरु अर्जुन अंगद देव का आपने नाम सुना होगा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव रखते थे और ये मानते थे कि इन्हीं के आशीर्वाद से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई है। और आपको बता दें कुछ समय के लिए हुमायूं ने शिया धर्म को भी अपनाया था। ऐसा भी मैंने कई बुक्स में देखा है, ये फैक्ट्स मिले हैं कि कुछ समय के लिए शिया बन गए थे, हालांकि सुन्नी थे। आपको बता दें 1545 में काबुल और कंधार पर इन्होंने अधिकार कर लिया। किसने मदद की, अब यहाँ पर बैरम खां का रोल स्टार्ट होता है, आपको बता दें। और बैरम खां एक बहुत बड़े रोल के रूप में अपना, इनका नाम बहुत आगे तक आप लोग सुनेंगे, अकबर भी इन्हीं के शासनकाल में पनपेंगे और बैरम खां एक तरीके से संरक्षण का काम करेंगे यहाँ पर। लेकिन बैरम खां ने निर्वासित हुमायूं की बहुत अच्छी मदद की, मैं आपको बताऊं। और बैरम खां ने एक बड़े भाई या पिता के रूप में भूमिका अदा की है यहाँ पर। और 1545-54 में पेशावर पर अधिकार किया और 1555 में लाहौर पे। आपको ये भी बता दें कि पेशावर पर इनका जो भाई है हिंदाल वही था, और उसके साथ मिलकर इन्होंने उसे समझाया, हालांकि इनके सभी भाई वहीं इकट्ठे थे, और इन्हें अपने सभी भाइयों को मिलकर ये समझाया कि अगर हम मिलकर आक्रमण करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये अकेले ही। हालांकि हिंदाल ने एक थोड़ा सा मतलब बाह्य रूप से, आंशिक रूप से मदद तो की, लेकिन उस हिसाब से मदद नहीं की जिस हिसाब से भाई को करनी चाहिए थी। कुल मिला के हुमायूं और बैरम खां की ही हिम्मत थी जो दिल्ली पर दोबारा से फतेह हासिल करनी थी इन लोगों को। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अपने भाइयों की एक आंशिक मदद लेते हुए और बैरम खां को सेनापति नियुक्त करते हुए पहली जो जीत इन्होंने हासिल की है वो 1554 में पेशावर में और 1555 में लाहौर में। और आपको बता दें कि जो शेरशाह सूरी है वो तो केवल 4-5 साल के बाद ही खत्म हो गया था, एक्सपायर हो गया था, वो बताऊंगा मैं भी आपको। लेकिन कुल मिला के इंतजार कर रहे थे कि अगर शेर खान मर जाएगा तो हम आसानी के साथ भारत में पुनः अपना अधिकार साबित कर सकते हैं, वहां दोबारा शासन कर सकते हैं। वो इंतजार खुद कर रहे थे कि शेरशाह सूरी मर जाए। आपको पता ऐसा हुआ भी। लेकिन शेरशाह सूरी मरने के बाद इनका 55 में ये लाहौर में अपना अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद बेटा मच्छीवाड़ा के युद्ध में नसीब तुतार खां को ये मार के, उस युद्ध को, ये युद्ध में पूछा जाता है, नसीब तुतार खां का आप नाम याद रखिएगा। इस नाम को कई बार पूछा गया एग्जाम में कि आखिर किसके खिलाफ मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। इसके बाद हम बता दें आपको, शेर खान का जो लड़का है सिकंदर सूरी, सिकंदर सूरी के साथ इनका युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध। और आपको बता दें सरहिंद के युद्ध के बाद ही ये भारत को पुनः वापस लेते हैं। यानी भारत में वापसी कौन से युद्ध से होती है, सरहिंद के युद्ध से भारत पर पुनः शासन
ठीक है, ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा युद्ध था जिससे हुमायूं भारत पर पुनः शासन करने में कामयाब हो गए। और आपको बता दें कि जो दूसरा इनका यानी सेकंड जो इनिंग है इनकी, जैसे क्रिकेट में फर्स्ट इनिंग होती है वैसे सेकंड इनिंग भी होती है टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, तो इनकी जो सेकंड इनिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं रही, मात्र 7 माह तक ही ये और जीवित रहेंगे। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1555 से 1556, 7 माह तक ये जीवित रहे। और दिल्ली में इन्होंने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, पुस्तकालय बनवाया था, क्योंकि पढ़ने लिखने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। आपको बताएं पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा विद्वान भी रहे ये। तो इन्होंने क्या किया, दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय बनवाया। और जब ये इस पुस्तकालय से किताबें पढ़कर निकल रहे थे बाहर, तब पैर फिसला, और पैर फिसलने से कारण ये क्या हुआ, ये गिरते फिरते आते नीचे जब आए तो ये मृत पाए गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इनका जो अगर हम जीवनी की बात करें यानी ऑटोबायोग्राफी, वो इनकी बहन जो है गुलबदन बेगम, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा। गुलबदन बेगम ने इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी। और आपको बता दें बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो है वो रह गई है तुजुक ए बाबरी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तुजुक ए बाबरी, या यूं कहें बाबरनामा। और इसको बेटा हुमायूं नामा बोलेंगे, ऊपर वाली को इसको क्या बोलेंगे, बाबरनामा के नाम से भी ये जानी जाती है, नामा। और अगर हम बात करें इसका फारसी में भी, बाबरनामा जो थी इसका फारसी में भी अनुवाद कराया गया, और वो अनुवाद कराया गया अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, यानी फारसी में अनुवाद। कौन थे, अब्दुल रहीम खान खाना, फिर समझ लीजिए 7 माह तक दोबारा जब सेकेंड इनिंग की खेलने आया है तो मात्र 7 माह जीवित रहेगा, दीपनाह से सीढ़ियों से गिर के ये मर जाएगा। उसके बाद ये एक हुमायूं नामा इसके जो ऑटोबायोग्राफी है जो उसकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई। और मैं आपको बता दूं बाबर की ऑटोबायोग्राफी जो तुजुक ए बाबरी यानी बाबरनामा जो है वो फारसी में जिसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूरी वंश की यानी सूरी डायनेस्टी। इनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है इतिहास में, लेकिन शेरशाह सूरी की अगर बात की जाए तो शेरशाह सूरी ने अपने कम समय में भी बहुत सारे काम किए हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। सबसे पहली बात करें सूरी वंश, ये 1560 चलेगा, 1540 से 1555 तक। लेकिन शेरशाह सूरी की अगर बात करें तो मात्र 5 साल 40 से 45 है, 1540 से 1545। इनका जन्म पंजाब में एक जगह पड़ती है होशियारपुर, वहां पे हुआ। सन है 1486। इनके पिता जौनपुर में हसन खान नाम के व्यक्ति थे और जौनपुर के एक सूबेदार टाइप के थे। और आपको बताएं बहार खां लोधी, बहार खां लोहानी, बिहार में एक अगर शासक की बात की जाए तो बहार खां लोहानी एक शासक था जिसने अंगरक्षक अपना बनाया, किसे, फरीद को। आपको बताएं उस समय शेर शाह सूरी या शेर खान के नाम से इन्हें नहीं जाना जाता था, केवल इन्हें जाना जाता था फरीद के नाम से। और फरीद बहार खां लोहानी के अंगरक्षक थे, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा मजबूत व्यक्ति था, इतना ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था
कि एक बार की बात है जब शेर सामने आ गया, तो शेर के सामने आते ही तलवार के एक ही बार से फरीद ने शेर को मार दिया। और जब फरीद शेर को मार रहे हैं तो इस बात से इनका जो मालिक है, एक तरीके से जो अंगरक्षक थे जिनके, वो काफी खुश हुए, जिनका नाम था बहार खान लोहानी, काफी खुश होते हैं और इन्हें टाइटल दे देते हैं शेर खान का। क्या टाइटल दिया? शेर खान। और कुछ समय बाद बहार खान लोहानी की मृत्यु हो जाती है और बिहार का कोई भी शासक नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, उन्हीं की विधवा के साथ शादी कर लेते हैं, पुनः विवाह हो जाता है। और ऐसा करने के बाद क्या होता है, ये बिहार के एक तरीके से शासक बन जाते हैं, क्योंकि जब बिहार की गद्दी खाली है और उन्हीं की वाइफ से विवाह करेंगे तो क्या होगा, ये बिहार के ही शासक बन जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इनके थोड़े से काम हैं और काम कम समय में ज्यादा काम है, मैं यूं भी कहूँगा, क्योंकि उस समय डाक के बारे में सोचना, रोड के बारे में सोचना एक आसान बात नहीं थी। आपको बताएं, जीटी रोड इन्होंने बनवाया है, ग्रांड ट्रंक रोड, जो बिहार से पेशावर तक था। यानी अगर ये क्वेश्चन इनसे बनेगा कि जीटी रोड किसने बनवाया, तो कहां से कहां तक बनवाया, बिहार से पेशावर तक बनवाया, शेरशाह सूरी ने बनवाया। चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। और इनके समय में एक और काम हुआ है, आपने एक पिक्चर देखी होगी अभी, पद्मावती या पद्मावत, नाम बाद में चेंज हुआ, कुछ डिस्प्यूट रहा था उस मूवी पे। तो इन्हीं के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। और आपको बता दें, कालिंगर में युद्ध में जो अभियान में ये व्यस्त थे, तो इनके जो तोपची थे वो इतने ज्यादा, कहना चाहिए, योग्य नहीं थे। उन्हें इस तरीके से एक अस्त्र था उक्ता, एक अस्त्र है और उसको चलाना नहीं आता था। आपको बताएं, तो जब तोप का बार यानी गोला निकला तो शेरशाह सूरी उसी के आगे थे। हालांकि नियम ये था कि तोप के गोले को मोड़ के आपको तोप चलानी है, लेकिन किसी एंगल से जब ये एंगल ऊपर हो जाएगा, एंगल ऊपर होता तो वो गोला ऊपर से निकल जाता, लेकिन क्या हुआ, तोप का गोला सीधे शेरशाह सूरी को ही लगा और इन्हीं के सेना वाले चला रहे थे। तो ये एक, और आपको एक बात बताएं इसमें कि कालिंगर का युद्ध शेरशाह सूरी जीतते जीतते हार गया, मतलब जीता हुआ युद्ध था। अगर वो गोला इसे नहीं लगता तो ये जीत चुका था युद्ध, लेकिन जब राजा ही मर जाएगा तो फिर युद्ध किसने जीता और किसकी कोई बात। तो कुल मिला के ये बैड लक रहा है शेरशाह सूरी का। और शेरशाह सूरी क्या होता है, यहीं पे खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसके बाद इनका लड़का सिकंदर सूरी शासन करेगा, जिसे बाद में मैंने बताया था हुमायूं हरा देंगे। तो इनके बारे में कोई बहुत ज्यादा विशेष नहीं है, सिर्फ इतना ही है, दो चार बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। एक तो जीटी रोड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, चांदी और तांबे के सिक्के के बारे में, या पद्मावत के बारे में, या कौन सा अस्त्र था उक्का। तो इससे ज्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो कुल मिलाकर शेरशाह सूरी से केवल यही क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। आगे बात करेंगे अकबर की। अकबर का बचपन का नाम बदरुद्दीन। देखिए, 1556 से 1605 लगभग 49 साल तक इसने शासन किया। और आपको बता दें, इसी का काल स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध है। यानी अगर मुगलों में कोई स्वर्ण काल कहा गया तो वो अकबर के युग को ही स्वर्ण काल कहा गया, जबकि अकबर, आपको बता दें, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, बात करेंगे कि बचपन का नाम बदरुद्दीन। 13 वर्ष की जब इसकी आयु थी तब यह कालानौर में था और इसको अपना राज्याभिषेक कराना पड़ा। उसके पीछे वजह थी हुमायूं की मृत्यु अकस्मात होने के कारण। और आपको बताएं बेटा कि पहले क्या होता था, कोई भी रियासत, अगर आप उसके चारों ओर के जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे, कोई भी रियासत हो, उस रियासत में अगर कोई उसका शासक मर गया है और उत्तराधिकारी छोटा है, बच्चा है, तो चारों तरफ उसे खाने के लिए दौड़ते थे। यानी एक तरीके से उनका एक टारगेट होता था कि ये कमजोर हो गया, अच्छा ठीक है, अब इसको टारगेट करते हैं।
और टारगेट करते हैं तो यहीं पे शासन भी हो जाएगा, इसे मार देंगे छोटा है। लेकिन अकबर के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पर क्या होता है, एक हेमू नाम का व्यक्ति है और वो क्या करता है, वो 14वें विक्रमादित्य की उपाधि को धारण कर लेता है और दिल्ली की गद्दी की तरफ बैठ जाता है। क्या करता है, 14वें विक्रमादित्य की उपाधि लेकर दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसे लगता है कि अकबर तो अभी 13 वर्ष का है, अकबर क्या करेगा। लेकिन 5 नवंबर 1556 को सेकंड पानीपत में अकबर बैरम खां की मदद से हेमू को हरा देते हैं और दिल्ली की गद्दी पर, यानी आगरा उस समय जो राजधानी थी, वहां पर किसका शासन हो जाता है, अकबर का पुनः शासन हो जाता है। इसके बाद 4 वर्ष तक बैरम खां ही अकबर के संरक्षक रहेंगे। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लुएंस रहेगा किसका, महामंगा का, क्योंकि महामंगा कभी नहीं चाहती थी कि बैरम खां अकबर के बहुत दिनों तक संरक्षक रहें। उसके पीछे वजह है, महामंगा ये चाहती थी कि उनका जो लड़का है वो गद्दी पर बैठे। लेकिन बैरम खां उसके बीच में रोड़ा आ रहे थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। महामंगा जो थी वो अकबर की मुंह बोली माँ थी, सगी माँ नहीं थी। लेकिन अकबर महामंगा को बेटा सगे से भी ज्यादा चाहता था, यानी सगी माँ से भी ज्यादा जो दर्जा था वो महामंगा का था। और आपको बताएं, महामंगा का ही एक तरीके से शासन चल रहा था, जिसको हम आपको आगे बताएंगे कि पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया, महामंगा के शासन। और महामंगा के कहने पर जब महामंगा ने ब्रेन वॉश किया किसका, अकबर का, और अकबर को समझाया कि तुम्हारे लिए बैरम खां ठीक नहीं है, बैरम खां को ऐसा करो कहीं दूर भेज दो, अपने से अलग कर दो। तो यहाँ पर क्या होता है, दिलवाड़ा का एक युद्ध होता है और दिलवाड़ा के युद्ध में क्या हो रहा है, बैरम खां को अकबर हरा देते हैं और अकबर बैरम खां से कहते हैं कि अब मारेंगे तो नहीं आपको, आप हज यात्रा पर चले जाओ। और आपको बता दें कि जब हज यात्रा पे बैरम खां जा रहे होते हैं तो इनकी रास्ते में हत्या कर दी जाती है और इनकी रास्ते में हत्या हो जाती है। यानी बैरम खां का जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो अब कौन बचा, केवल महामंगा बची। और आपको पहले मैंने बता दिया है कि महामंगा को अकबर अपनी माँ से भी ज्यादा चाहते थे। यानी कोई भी बात होती थी, कोई भी डिसीजन लेना होता था, क्योंकि 13 वर्ष की आयु में कोई भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होता है कि वो शासन के राज काजों को संभाल सके, उनको चला सके। तो उसके लिए एक चतुर महिला की आवश्यकता थी और वह कमी पूरी की महामंगा ने अकबर को एक संरक्षक के रूप में, यानी उन्हीं की सारी बातें मानते हुए अकबर को आगे करके बड़ा किया और ऐसा शासन कहलाया पर्दा शासन या पेटीकोट शासन। 1561 में अकबर की जो विवाह होता है वो हरका बाई से होता है। और हरका बाई, आपको बता दें, हरका बाई है अकबर की वाइफ और आमेर के राजा भारमल की ये पुत्री है। और इनका जो दूसरा नाम है वो है मरियम उज जमई। इसका ध्यान रखिएगा, हरका बाई का ही दूसरा नाम क्या है, मरियम उज जमई। और 1662 में अब अकबर बहुत सारे अच्छे काम करेगा, इसीलिए तो अकबर कहलाएगा। अकबर क्यों कहलाया, क्योंकि वो बदरुद्दीन था और उसको अकबर की जो श्रेणी दी गई वो क्यों दी गई, उसके पीछे वजह थी। उसने 1562 में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं, 1562 में उसने क्या किया, उसने दास प्रथा का अंत किया। अगले साल 63 में सती प्रथा का अंत, 1564 में जजिया व तीर्थ यात्रा कर जो गैर मुस्लिमों पर था उसका अंत किया। इसके बाद उपाधि इसे दी गई अकबर की, और शेख सलीम चिश्ती जिसका ये मुरीद हुआ करता था, उन्हें अपना गुरु, उन्हें अपना भगवान, उन्हें अपना सब कुछ मानता था, उन्हीं के नाम पर अपने जो पुत्र इसके आगे होगा जहांगीर यानी सलीम, उन्हीं के नाम पर उसका नाम सलीम रखेगा। और आपको बता दें 1572 में जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, गुजरात अभियान के दौरान जब इसे बहुत बड़ी जीत हासिल होगी तब ये क्या करेगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराएगा। और बुलंद दरवाजे का निर्माण तो कराएगा ही कराएगा, 2 नए काम भी अकबर देखेगा। पहला काम, अकबर की भेंट होगी पुर्तगालियों के साथ, और दूसरा काम, अकबर अपनी लाइफ में कभी समुद्र नहीं देखा था
1572 में गुजरात अभियान के दौरान अकबर को समुद्र के भी दर्शन होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसने बहुत सारे काम किए हैं, आपको काम याद रखने हैं। इबादत खाना, पंचमहल, मरियम का महल, सलीम चिश्ती का मकबरा, इसने सारे बनवाए। इसने एक और काम किया, अब तक जो मुगलों की राजधानी रही है, चाहे वो बाबर की बात करें चाहे हुमायूं की, वो आगरा थी। लेकिन इसके द्वारा क्या हो गई, क्योंकि इसने फतेहपुर सीकरी बसाया था, पूरा बहुत अच्छा शहर है आगरा के पास, तो इसने क्या किया, अपनी राजधानी में बेटा परिवर्तन किया, आगरा से फतेहपुर सीकरी। इसके बाद क्या होता है, महाराणा प्रताप से एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है, इसकी युद्ध होता है 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में ये महाराणा प्रताप को हरा देता है। इसके बाद इसी से खुश होकर इसके सिखों के जो चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, उनको 500 बीघा जमीन देता है, जहां पर आज का जो अमृतसर बसा हुआ है वहां पर 500 बीघा जमीन सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को देता है। और उसी के पास आपको बता दें स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया जाता है, किनके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। आपको बता दें कि यहाँ तक मुगलों के जो सिखों के साथ संबंध हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद सिखों के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं चलेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप समझिए कि स्वर्ण मंदिर 1589 में बना, किसने बनाया, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जो 500 बीघा जमीन दी थी। गुरु रामदेव कौन से गुरु थे, चौथे गुरु थे। हजरत मियां मीर, हजरत मियां मीर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। हजरत मियां मीर ने क्या किया है, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी, हजरत मियां मीर। इसके बाद हम बात करेंगे 1582, बहुत इंपॉर्टेंट सन है। दीन इलाही धर्म इसने चलाया। और आपको बता दें एकमात्र अगर कोई हिंदू है, बीरबल, बीरबल वह एकमात्र हिंदू है जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। हालांकि हिंदुओं के लिए कोई जबरदस्ती नहीं थी, मुस्लिमों ने तो सबने कर लिया था, हिंदुओं के लिए कोई जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन स्वैच्छिक रूप से, स्वच्छंद रूप से, बिना किसी प्रेशराइज्ड हुए बीरबल ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार कर लिया। इसके बाद इसने कुछ चीजें चलाई 1583 में, इलाही गज, इलाही सिक्के, इलाही संबत, और इसने एक काम और किया। आपको बता दें अभी योगी जी ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया है, लेकिन आपको बताएं पहले वो प्रयागराज ही था। प्रयाग से नाम किसने बदला, इलाहाबाद, अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद रख दिया। इसके बाद आपको बता दें साहित्य की अगर स्वर्णकाल की बात आए तो आप अकबर का ही स्वर्णकाल लगाएंगे, यानी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर के समय में था। और आपको बताएं जो मुगलों की मुगलिया राज्य भाषा थी, यानी राजकीय जो भाषा मुगलों की रही, वो फारसी रही। इसके बाद इसने एक और काम किया बेटा, महाभारत का ट्रांसलेशन कराया फारसी में। महाभारत से बहुत ज्यादा ये प्रभावित था और ये सुनना चाहता था उस चीज को, और ये चाहता था कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो महाभारत को भी जाने। तो इसने रज्मनामा कहलाया फारसी अनुवाद, फारसी में अनुवाद करवाया। और आपको बता दें 1599 में पहला अंग्रेज जो इसने देखा वो था जॉन मिंडेल हाल। जॉन मिंडेल हाल पहला अंग्रेज। और आपको बताएं अगर बात पूछे, क्वेश्चन यहाँ से कंफ्यूज करेगा आपको, अकबर के दरबार में आने वाला अगर पहला अंग्रेज पूछा जाए तो आप लगाएंगे रॉल्फ फिंच, और अगर आप पहले अंग्रेज की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, जॉन मिंडेल हाल। इसके बाद 1598 में सलीम विद्रोह कर देता है। सलीम का मतलब जहांगीर से है, जो इसका लड़का है वो इसे बहुत ज्यादा परेशान करेगा, लास्ट टाइम में लगातार विद्रोह करेगा। विद्रोह को दबाने के लिए आपको बताएं उसने क्या किया, इलाहाबाद में, क्योंकि वो इलाहाबाद का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेगा अपने आप को, यहाँ तक कि इतना करेगा। हालांकि चूंकि अकबर का लड़का है तो अकबर बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान नहीं होंगे, और अकबर समझाने के लिए किसे भेजेंगे, अबुल फजल को भेजेंगे उसके पास 1602 में। और 1602 में जब वो दोबारा विद्रोह करेगा तो अकबर कहेंगे चलिए ऐसा है, उसे समझाओ जाके और उस विद्रोह को दबाओ। लेकिन वो क्या करेगा, अकबर के जो 9 रत्न हमें इधर लिख दिए हैं, मैं इनके बारे में भी बताऊंगा। तो अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक है। और आपको बताएं अकबर को इतना ज्यादा सदमा पहुंचेगा उसकी मौत से, ये क्या करेगा, सलीम अबुल फजल की मृत्यु करवा देगा, यानी उसको मरवा देता है। जब अबुल फजल मर जाते हैं, जब उनकी खबर आती है तो अकबर टूट जाता है। और इसके बाद क्या होता है, 1605 में
अकबर की अतिसार नामक रोग से मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे, आप क्या लगाएंगे? सिकंदरा। और इसके बाद अकबर नामा जो लिखी गई, अकबर की जो जीवनी है वो अबुल फजल ने लिखी है। और हम बात करेंगे अकबर के नवरत्न के बारे में। तो नवरत्नों के नाम आपसे पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, 3 नवरत्न होंगे, एक नहीं होगा, कहेगा इनमें से कौन सा अकबर का नवरत्न नहीं है। तो आपको क्या लगाना है? टिक लगाना है। तो आपको नाम तो पता हो कम से कम, कुछ नाम तो सबको याद है, 4-5 नाम, लेकिन सारे नाम सबको याद नहीं है। तो मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तानसेन, ये भी पूछ लिया गया। तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। बीरबल का नाम क्या है? महेश दास। बीरबल का नाम क्या है? महेश दास। मानसिंह का नाम, अब एक्चुअली मानसिंह का नाम तो मानसिंह है, लेकिन मानसिंह का पद पूछा जाता है कि मानसिंह आखिर किस पद पर थे। तो मानसिंह थे मीर बख्शी। क्या पद था? मीर बख्शी। इसके बाद टोडरमल की बात करें, तो टोडरमल की बात करें अगर हम, तो टोडरमल थे भू राजस्व अधिकारी, यानी भू राजस्व विभाग इनके पास था। बात करेंगे अबुल फजल, अभी मैं बता ही रहा था आपको कि वो सैन्य विद्रोह को दबाने के लिए, वो समझाने के लिए लोगों को भेजा जाता था, तो उसमें से अबुल फजल एक थे। इसके बाद करेंगे अब्दुल रहीम खाने खाना, फैजी, बुल्ला दो प्याजा और फकीर अजीउद्दीन। सबसे कम नाम यही है, नमा जो इनका नवरत्न है फकीर अजीउद्दीन। ये बहुत पूछा गया है क्योंकि ये याद नहीं है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ। अकबर का यहीं पे हमारा अंत है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करेंगे सलीम यानी जहांगीर की। चलिए बात करेंगे जहांगीर यानी सलीम की। इनका जो शासनकाल है बेटा वो 1605 से 1627 के बीच रहेगा। और जहां तक जन्म का विषय, 1569 में इनका जन्म होता है फतेहपुर सीकरी में। वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रशिक्षक जो इनका टीचर नियुक्त करेगा अकबर, वो कौन करेगा? अब्दुल रहीम खाने खाना इनके टीचर रहे। यानी इन्हें सारा कुछ जो सीखना सिखाना था पढ़ाई की, यानी गुरु दीक्षा जो भी आप मान लें, वो किसने किया है? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया है। 1585 में मानवाई से इनका विवाह होता है और यहीं से एक युद्ध की नींव भी रखी जाती है। आपको बता दें मानवाई का जो पहला पुत्र यानी जो बड़ा बेटा होगा इनका वो खुसरो होगा, और दूसरा विवाह होता है इनका जगत गोसाई यानी जोधाबाई से। आपको बता दें कई जगह फिल्मों में या फिर कहीं भी आप देखेंगे, मैंने कई बार देखा है कि अकबर की वाइफ को लोग बताते हैं जोधाबाई, जो कि सरासर गलत है। अकबर की वाइफ नहीं थी, वो सलीम यानी जहांगीर की वाइफ थी, जिनको जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता था। और इन्हीं के द्वारा यानी इन्हीं का जो पुत्र है वो है खुर्रम यानी शाहजहां। खुर्रम शाहजहां कैसे बनेगा इसको भी मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर आप समझ लीजिए, पहला विवाह मानबाई के साथ हुआ, जो बड़ा पुत्र है वो खुसरो है, और जो छोटा पुत्र जगत गोसाई यानी जोधाबाई से हुआ है वो खुर्रम है। और खुर्रम और खुसरो में कभी तालमेल बैठेगा ही नहीं, दोनों एक दूसरे के रक्त के प्यासे रहेंगे। दोनों चाहेंगे कि हम दिल्ली की जो सल्तनत है या जो जागीर है, हम उसे राजगद्दी है, हम उस पर बैठे या हम उन्हें संभालें। कुल मिलाकर आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि उत्तराधिकार का जो एक लड़ाई है, जो एक युद्ध है, वो फिर से छिड़ने वाला है। आगे क्या होता है? खुसरो का एक विद्रोह होने वाला है, खुसरो का विद्रोह होता है। और यहाँ पर समस्या ये है कि खुसरो की जो मदद करेंगे वो करेंगे गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हैं। फिर समझ लीजिए, जो सिखों के 5वें गुरु हैं वो खुसरो की मदद करेंगे। इस कारण से जो मुगलों के अब तक इतने अच्छे संबंध, अकबर के समय तक सिखों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं मुगलों के साथ, अब मुगलों के वो संबंध सिखों के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि सिख भी डिवाइड हो जाएंगे उन दोनों के भाई भाई में। एक भाई की मदद सिख कर रहा है, यानी खुसरो की मदद कौन कर रहा है? गुरु
अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु हैं, और इसी से खफा होकर, इसी से नाराज होकर, इसी से परेशान होकर, इसी से गुस्सा होकर जहांगीर क्या करने जा रहे हैं, वो सर कलम कर देंगे, यानी मरवा देंगे अर्जुन देव को नाराज होकर। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ से थोड़ी थोड़ी फैक्ट्स हैं, फैक्ट को आप समझ लीजिए। जो पहला अंग्रेज है वो विलियम हॉकिंस है जो इनके दरबार में आएगा। और आपको बताएं, पहली अस्थायी फैक्ट्री या कोठी की बात करें अंग्रेजों की तो वो कौन सी है, मछलीपट्टनम है। और स्थायी फैक्ट्री की बात करें तो वो सूरत है। टॉमस रो किंग जेम्स का प्रतिनिधि बनकर आएगा। इसके बाद कौन आएगा, टॉमस रो जो किंग जेम्स का, यानी किंग जेम्स का प्रतिनिधि बनकर आएगा। और आपको बताएं, जो न्याय की जंजीर के लिए हमारे जो जहांगीर हैं वो न्याय की जंजीर के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है। किसी को भी न्याय पाना होता था, किसी भी रात दिन में वो न्याय की जंजीर को हिला देता था। यहाँ पर बात करें 12 घोषणाएं की जिन्हें आईने अकबरी कहा गया। एक तरीके का ये शपथ पत्र टाइप का था जिसमें 12 घोषणाएं की गई थी, और 12 घोषणाओं को ही क्या कहा गया, 12 घोषणाओं को ही कहा गया आईने जहांगीरी। और इसके बाद ये इन्हें जब खुसरो मिल जाता है और खुसरो दोबारा विद्रोह जब करता है तो ये क्या करते हैं, खुसरो को अंधा करवा देते हैं। खुसरो को अंधा करा दिया। और आपको बता दें एक और फैक्ट है, 1615 में टॉमस रो इनके दरबार में आता है। ध्यान दीजिएगा, 1615 में टॉमस रो इनके दरबार में आएगा। इसके बाद क्या हो रहा है, 1611 में ये मेहरुन्निसा के साथ यानी नूरजहां के साथ विवाह कर लेते हैं, जबकि नूरजहां पहले से ही विवाह में थी, यानी विवाह उसका हो चुका था। किसके साथ, अली कुली बेग के साथ। यानी अली कुली बेग को मरवा देने के बाद मेहरुन्निसा और नूरजहां एक ही हैं दोनों, ये विवाह कर लेते हैं। ये जानते हैं कि नूरजहां और मेहरुन्निसा बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। और आपको बता दें, जो जहांगीर है वो एक तरीके से भोगी और विलासी व्यक्ति है, शराब के नशे में दिन भर चूर रहता है। तो आगे के जो भी निर्णय होंगे वो एक तरीके से नूरजहां के शासन, यानी नूरजहां का ही शासन चलने वाला है। और इसका जो पहला पति है अली कुली बेग, इसकी हत्या सलीम करवा देते हैं और खुद मेहरुन्निसा यानी नूरजहां से शादी कर लेते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। पहला, इनके पिता का नाम गियास बेग और माता का नाम असमत बेगम है। आपको बता दें, गियास बेग के नाम पर ही, यानी गियास बेग की याद में ही एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया गया है। और आपको बता दें ये पित्रादुरा शैली में है। कौन सी शैली, पित्रादुरा शैली। आपको बता दें पित्रादुरा शैली का पहला इस्तेमाल एतमादुद्दौला में हुआ है और दूसरा इस्तेमाल ताजमहल में हुआ है। आपको बता दें पित्रादुरा शैली क्या होती है, जब कोई फूल बनता है, पत्थर में जो फूल बनता है इस तरीके से, तो फूलों में रंग बनना, यानी पत्थर में फूल बनाना और फूलों में रंग बनना, उस शैली को हम लोग कहते हैं पित्रादुरा शैली। तो एतमादुद्दौला का जो मकबरा बना हुआ है, यानी एतमादुद्दौला बना हुआ है गियास बेग के लिए, इनके पिता के लिए, तो उसमें पित्रादुरा शैली का इस्तेमाल है। और बात करेंगे माता की। माता इनके लिए किस लिए विख्यात थी, इनकी माता का नाम था असमत बेगम, जिन्होंने इत्र का आविष्कार किया था। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया कि इत्र का आविष्कार असमत बेगम। 1617 में खुर्रम के लिए भेजा जाता है। खुर्रम कौन है, खुर्रम वही है शाहजहां। खुर्रम कौन है, शाहजहां। और ये अहमदनगर अभियान पर भेजा जाता है। और अहमदनगर का मतलब साउथ की बात हो रही है, दक्षिण की बात हो रही है। अहमदनगर अभियान पे जब इन्हें भेजा गया तो यहाँ पे ये विजय प्राप्त करते हैं, जिससे खुश हो जाता है सलीम यानी जहांगीर, और खुश होकर इन्हें शाहजहां की उपाधि देता है। मैंने आपको बताया था पहले नाम खुर्रम है, जैसे युद्ध के लिए जा रहे हैं तो खुर्रम, और जब जीत के लौट रहे हैं तो खुशी में क्या नाम दिया गया, शाहजहां नाम दिया गया। इसके बाद आपको बता दें ये स्वर्णकाल किसका है, चित्रकला का स्वर्णकाल है। और अकबर में किसका था, अकबर में किसका था, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्वर्णकाल पूछे जाते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा जाएगा शाहजहां के लिए किसका स्वर्णकाल है, तो स्थापत्य कला आएगा, है ना। तो इस तरीके से स्वर्णकाल, इसमें चित्रकला आएगी। तो ऐसे ही हमारे जो भी शासक रहे उन सब में कौन कौन से शासक में कौन कौन सा स्वर्णकाल रहा, तो आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वर्णकाल चित्रकला का किसका हो गया, उस्ताद। अब यहाँ पर ये पेंटर थे चित्रकारी के, इनके जो महान पेंटर थे उसका नाम पूछा जाता है, वो है उस्ताद मंसूर खां। फिर समझ लीजिए जो हमारे जहांगीर सलीम हैं
उनके लिए स्वर्णकाल किसका है? चित्रकला का है। चित्रकारी में बहुत आगे थे वो। और बात करें उस्ताद मंसूर खान, इनके पेंटर थे, प्रसिद्ध पेंटर पूछे जाते हैं, सबसे अच्छे पेंटर। और आपको बता दें यहाँ पर 1627 में इनकी मृत्यु हो जाती है लाहौर में। लाहौर में एक जगह है शाहदरा, और यहीं पे इनका मकबरा बना हुआ है। पूछा जाएगा टॉम्ब यानी हुआ इसका जहांगीर यानी सलीम का टॉम्ब यानी मकबरा कहाँ है, आपको बताना पड़ेगा लाहौर शाहदरा। और एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है, तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीर नामा, पहले तो ये खुद ही लिख रहा था, लेकिन लास्ट में जब ये मर गया तो इसका पूरा किसने किया? तो पूरा किया गया मौत बिंद खां के द्वारा। किसके द्वारा पूरा किया गया? मौत बिंद खां ने इसकी जीवनी को बाद में पूरा किया। तो आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करेंगे खुर्रम यानी शाहजहां के बारे में। और शाहजहां यानी खुर्रम की बात करें तो इनका कार्यकाल 1627 से 1658 तक रहा। और इनका जन्म जो है 1592 लाहौर में होता है। और मैंने आपको बताया था अभी कि स्थापत्य कला शाहजहां के शासन में ही सर्वाधिक अच्छी रहेगी, क्योंकि स्थापत्य कला की बात करें तो आप देखिए जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज के मामले की बात करें, चाहे ताजमहल की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्थापित कराई। और जिससे हमारा आज भी बहुत अच्छा कल्चर की फॉर्म में हम अगर बात करें, कला एवं संस्कृति की बात करें, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो पर्यटकों को विदेशों तक से लोग देखने आते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर स्थापत्य कला का ये स्वर्ण युग है, यानी स्वर्णकाल। और विवाह की बात करें तो अंजुमन बानो बेगम यानी मुमताज महल के साथ इनका विवाह हुआ। और एक ट्रेजेडी में 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो जाती है। आपको बताएं 14 टोटल बच्चे हुए, जिसमें से 7 जीवित रहे और 7 मर गए। और 7 में 4 लड़के थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श। आपको बताएं जो उत्तराधिकार का युद्ध रहेगा, अब कोई बाहरी शत्रु की जरूरत नहीं है। मुगलों में अब आंतरिक शत्रु यानी भाई भाई को मारने की व्यवस्था शुरू होने वाली है, यानी अब आपको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो 7 जो बच्चे जीवित रहे इनके, उसमें से 4 लड़के दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, और 3 लड़कियां आप ऑप्शन में देखिएगा जिनके आगे आरा लगा हो, जहां आरा, रोशन आरा और गौहन आरा, ये 3 इनकी लड़कियां थी। इसके बाद हम बात करें 1631 ईस्वी में ताजमहल का निर्माण शुरू होता है और 1653 यानी 22 साल तक ताजमहल बनता है। ताजमहल बनने में 22 वर्ष लग गए। ऐसे ही जाके ये नमूना नहीं हुआ, इतने ज्यादा पर्यटक लोग देखने आ रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो रही होगी। तो 22 साल ताजमहल बनने में लगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है इसमें। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संगमरमर का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ है, तब आप कहेंगे हुमायूं के मकबरे में हुआ है। इसके बाद बात करेंगे मीर जुमला की। मीर जुमला क्यों प्रसिद्ध है? मीर जुमला ने इन्हें कोहिनूर हीरा दिया था। मीर जुमला ने शाहजहां को क्या दिया था? कोहिनूर हीरा। और 1638 इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इनकी राजधानी, पहली बार मुगलों की राजधानी आगरा से दिल्ली आई। आपको बताएं केवल अकबर के शासनकाल में फतेहपुर सीकरी रही आगरा से, उसके अलावा सिर्फ आगरा रही। लेकिन अब क्या हो रहा है? शाहजहां के काल में आगरा से राजधानी दिल्ली आती है। और जब दिल्ली राजधानी आएगी तो क्या होगा? जहानाबाद बसाया गया। दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और मयूर सिंहासन। इसीलिए तो स्थापत्य कला का ये स्वर्णकाल कहा गया, क्योंकि इतनी ज्यादा इमारतों का निर्माण कराया गया। एक तरीके से शाहजहां ने क्या किया? इकोनॉमी भी भारत की डाउन कर दी। आपको बताएं, हालांकि इन चीजों से उन्हें फर्क पड़ने वाला नहीं था। आपको बताएं कि जो उनकी बेगम थी अंजुमन बानो बेगम या मुमताज महल, उन्हीं की याद में उन्होंने ताजमहल बनवाया। और बहुत ज्यादा इकोनॉमी भारत की डाउन कर दी। ये भी कहा जाता है कि जो राजमहल का जो खजाना था, एक तरीके से पूरा खजाना ही खाली कर दिया था। इसी से चिंतित होगा
औरंगजेब और बाकी के चारों सन इनके, यानी बाकी के चारों लड़के, लड़कियों से इस उत्तराधिकार के युद्ध की बात करेंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, उत्तराधिकार के युद्ध में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सबसे पहले आता है बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ वो शाही सेना यानी मुगल सेना के साथ हुआ, किसका? शाह सुजा का। और शाह सुजा को हरा दिया जाता है। आपको बताएं 4 बच्चे हैं। सबसे पहले विद्रोह कौन करेगा? पहला विद्रोह औरंगजेब कभी नहीं करेगा। औरंगजेब बड़ा दिमागी व्यक्ति है, वो तो ये सोचेगा कि पहले आपस में ही जो बाकी भाई हैं वो आपस में लड़े और मर जाए। तो पहला जो विद्रोह हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो शाह सुजा कर रहा है और बहादुरगढ़ के युद्ध में कर रहा है। यानी बहादुरपुर जो जगह है वहां पर युद्ध होता है शाही मुगल सेना के साथ शाह सुजा का, और शाह सुजा हरा दिए जाते हैं। इसके बाद दूसरा युद्ध है धर्मट का युद्ध। धर्मट के युद्ध में एक तरीके से औरंगजेब एक कूटनीतिक चाल के साथ आगे बढ़ता है। कूटनीतिक चाल क्या है उसकी? वो क्या करता है, वो अपने साथ मुराद बख्श को मिला लेता है। यानी पहला और चौथे, यानी दूसरे और चौथे नंबर का, औरंगजेब दूसरे नंबर का बेटा है और चौथे नंबर का बेटा है मुराद बख्श। दोनों मिलके किसके साथ अटैक कर देते हैं? दोनों मिलके अटैक करेंगे शाही सेना के साथ। अब शाही सेना के साथ जब अटैक होता है तो शाही सेना से ये क्या करते हैं, एक तरीके से हार जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात करेंगे अब धर्मट के युद्ध की। धर्मट का युद्ध बेटा लड़ा गया शाही सेना, और शाही सेना का नेतृत्व कर रहे थे कासिम खां और जसवंत। और यहाँ पर औरंगजेब क्या कर रहा है, कूटनीतिक चाल के तहत अपने चौथे नंबर के भाई मुराद बख्श को अपने साथ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें 1/3 पार्ट दे दूंगा जीतने के बाद। इससे क्या होता है, मुराद बख्श सोचता है चलो 1/3 मुझे मिल जाएगा और भाई के साथ लड़ने में फायदा है। तो धर्मट का युद्ध लड़ते हैं और इतनी वीरता के साथ लड़ते हैं कि इसमें विजय किसकी होती है? औरंगजेब की। और शाही सेना यहाँ पर हार जाती है और आगरा के किले को घेर लिया जाता है। और आपको बता दें, आगरा के किले को घेरने के बाद शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें कैद में डाल दिया जाता है, जहां पर 8 साल तक शाहजहां कैद रहते हैं। और आपको बता दें, जहां आरा जो उनकी लड़की थी वो उनके साथ रही है, मृत्यु तक उनके साथ रहेगी। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और इसके ही उपरांत जो इनकी जीवनी है शाहजहांनामा, वो किसने लिखी है? वो लिखी है इनायत खां। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बनेगा। शाहजहांनामा किसने लिखी? इनायत खां ने लिखी। और आपको बता दें 1569 में एक खंजवा का युद्ध और हुआ, जो किसके साथ हुआ? औरंगजेब और शाह सुजा। आपको बता दें शाह सुजा को इसमें मृत्यु मतलब हत्या कर दी, यानी शाह सुजा हार गया और उसकी हत्या कर दी औरंगजेब ने। और इसके बाद एक देवराई का युद्ध और हुआ, और देवराई का युद्ध होता है औरंगजेब और दारा शिकोह के साथ। दारा शिकोह को मृत्युदंड दे देता है इसमें। फिर बता दूं मैं आपको, देवराई के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह के साथ जो भयंकर युद्ध होता है उसमें औरंगजेब जीत जाता है और जीतने के बाद दारा शिकोह को मृत्युदंड की सजा देता है। और आपको बता दें इसके बाद तुरंत मुराद की भी हत्या कर देता है। आपको बताएं यहाँ पर एक मेन चीज है, जो मेन क्वेश्चन बनेगा कि किस मुगल का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो आपको बताएं औरंगजेब ही ऐसा शासक रहा मुगलों में जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे और औरंगजेब को पढ़ेंगे। बात करेंगे औरंगजेब आलमगीर यानी मुगल साम्राज्य का एक तरीके से देखा जाए तो अंतिम शासक। हालांकि इसके बाद भी शासक तो रहेंगे, लेकिन आपको बता दें उतने मजबूत शासक नहीं रहेंगे जो दिल्ली की गद्दी को संभाल सकें। बात कर रहे हैं आलमगीर औरंगजेब आलमगीर की। और सबसे पहली बात तो करेंगे कि अकबर और औरंगजेब में ये तुलना है कि दोनों ने ही लगभग 49 साल शासन किया। लेकिन अगर बात करें सबसे लंबे शासन की तो वो औरंगजेब ने ही किया, पहली बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार, हालांकि मैंने इसमें नहीं लिखा, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार अगर किसी के भी शासन में रहे तो वो औरंगजेब में ही रहे। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार। बात करेंगे दोहद जो उज्जैन में पड़ता है,
वहाँ इसका जन्म हुआ 1618 में। इसको जिंदा पीर कहा गया। जिंदा पीर कहने के पीछे वजह थी, ये शुरू से ही कट्टर धार्मिक था और आपको बता दें कंजूसी के नाम पे इतना बड़ा था कि टोपी और चटाई बुनकर जो भी पैसे आते थे उसी का अपना भरण पोषण करता था। ये चटाई में ही सोता था और ये बहुत ज़्यादा विलासी व्यक्ति नहीं था। 1637 में विवाह हुआ दिलराज बानो बेगम के साथ और इन्हीं का जो दूसरा नाम है वो है राबिया बीबी। क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ऐसा कौन सा मकबरा है जो ताजमहल की हूबहू नकल है। तो आपको बता दें राबिया बीबी यानी बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में बनाया गया है वो है सेकंड ताज बोला जाता है, बिल्कुल हूबहू। और ये महाराष्ट्र में है बेटा। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और बिल्कुल ताजमहल की तरह लगता है। तो ऐसा नहीं है कि बाप ने ही ताजमहल बनवाया बेगम की याद में, एक तरीके से परंपरा सी बन गई। हालांकि आपको बताएं कि औरंगजेब ने ताजमहल का विरोध किया था, लेकिन खुद की बेगम पे जब आई तो खुद बीबी का मकबरा बनवाया उसी की याद में और बिल्कुल हूबहू ताजमहल की तरह। आगे बढ़ेंगे। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। अब तक मुगलों में परंपरा थी कि जो भी सिक्के चलते थे उनमें कलमा खुदवाया जाता था सिक्के पे, लेकिन ये कहता था कि अगर सिक्का नीचे गिर गया तो इससे हमारे जो इस्लाम धर्म है उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम में कलमा को बहुत ही पवित्र दर्जा दिया जाता था। इस कारण से इसने कलमा खुदवाना सिक्कों पर बंद कर दिया। तंबाकू पर प्रतिशोध लगा दिया, यानी निषेध हो गई तंबाकू। आपको बता दें इससे पहले के जितने भी मुगल थे वो काफी नशाखोर और विलासी रहे, इसलिए ये जानता था कि कहीं ना कहीं पतन का कारण भी बनेंगे मुगलों के। इसीलिए इसने शराब, जुआ, तंबाकू, नवरोज, मुहर्रम, दास, सती, जजिया, तीर्थ यात्रा, आपको बताएं जजिया और तीर्थ यात्रा का इसने लगाया लेकिन 1664 में। लेकिन ये सब चीजें उसने बंद करा दी। सती प्रथा खत्म, दास खत्म, मुहर्रम खत्म, नवरोज खत्म, तंबाकू खत्म, मतलब इन पे कोई भी खुली छूट नहीं रही, इन सब पे बैन लगा दिया गया, ये नहीं मनाए जाएंगे। इसके बाद 1664 में एक व्यक्ति आएगा शिवाजी, जो इसकी नाक में दम कर देगा और बहुत इसे परेशान करेगा बेटा। शिवाजी ने इसे एंड तक चैन नहीं लेने दिया और आपको बताया किस तरीके से उसने काम किया। 1664 में पहली लूट करते हैं शिवाजी और इनके बहुत सारे मुगलों के किले लूट लेते हैं। और इसी कारण से ये कहा गया कि बहुत ज्यादा समय, अपनी 49 साल में लगभग 31 साल तक ये दक्षिण में ही अभियान करता रहा। और आपको बताएं कि दक्षिण में अभियान करने के कारण उत्तर पे इसका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रहा, यानी दिल्ली में ये बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहा है। शिवाजी और बाकी मराठाओं से लड़ने के उद्देश्य से, या फिर आप कहें कि गोलकुंडा और बीजापुर को जीतने के उद्देश्य से भी, क्योंकि ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि लगभग 21 रियासत इसने कर ली थी और 21 रियासतों को बनाने के चक्कर में गोलकुंडा और बीजापुर, यहाँ पर ये लिखा है मैंने, गोलकुंडा और बीजापुर को मिलाने के चक्कर में ये अपने साम्राज्य को दिल्ली यानी ऊपर से लेके, यानी हम बात करें लाहौर से लेके नीचे तक, साउथ तक सबसे बड़ा शासनकाल इसी के समय में रहा। इसी कारण इसको सबसे ज्यादा समय लगा दक्षिण में, ये दक्षिण में ही बहुत दिनों तक रहा है। बात करेंगे आगे। शिवाजी क्या कर रहे हैं? शिवाजी 1664 में सूरत को लूट लेते हैं और बहुत सारे किले लूट लेते हैं, लेकिन 1665 ये संधि बहुत पूछी जाती है, पुरंदर की संधि 1665 में हुई और जयसिंह को भेजा और जयसिंह ने क्या किया, शिवाजी को 2 शर्तें रखी। शिवाजी को हरा भी दिया था और शिवाजी के साथ 2 शर्तें रखी। पहली शर्त तो उनके जितने भी किले हैं आप वापस करेंगे मुगलों को, और दूसरी शर्त थी कि आप अपने बेटे संभाजी के साथ आप अपने बेटे दिल्ली में जाएंगे और हाजिरी लगाएंगे, यानी उपस्थित होंगे किसके? औरंगजेब के सामने। लेकिन ये एक षड्यंत्र था, एक राजनीति थी। इस बात को ना तो शिवाजी भाप पाए ना बाकी मराठे। बाद में क्या हुआ कि शिवाजी जैसे वहां पहुंचते हैं, वहां जयपुर के महल में इन्हें कैद करके भेज दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है शिवाजी को। जबकि शिवाजी को ये उम्मीद नहीं थी, शिवाजी को लगता था कि बातचीत करके हमें छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया और कैद करके कहाँ रखा? जयपुर भवन में। लेकिन आपको बताएं शिवाजी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्हें आप बहुत दिनों तक कैद करेंगे। वो अपने बेटे संभाजी के साथ 1.5 साल बाद फरार हो जाते हैं और ठीक 4 साल बाद
आपको बता दें, सॉरी 6 साल बाद 1670 में सेकंड लूट सूरत की, फिर से सूरत को लूट लेते हैं। आपको बताएं यहाँ पर जो थोड़े बहुत होली दीपावली जैसे त्योहार बचे थे हिंदुओं के, वो भी औरंगजेब समाप्त कर देता है, कहता है अब कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। और सबसे बड़ा इसने काम किया, 1675 में ये गुरु तेग बहादुर सिंह को हत्या करवा देगा। इसके बाद जहां ये जजिया की बात करें हम, इसने क्या किया, 1679 में पुनः जजिया कर फिर से लगा दिया, जो गैर हिंदुओं से, सॉरी गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, एक तरीके से वो फिर से थोपा गया। 1681 में अकबर द्वितीय का विद्रोह हो जाता है और संभाजी अकबर द्वितीय की मदद करते हैं, ठीक है। इसके बाद 1682 में ये दक्षिण में अभियान में चला जाता है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं दक्षिण का अभियान ही इसकी कब्र साबित होगा। इसलिए कई लेखकों ने लिखा भी है कि औरंगजेब का जो दक्षिण का अभियान है, लगातार वो दक्षिण के को आगे साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वो निरंतर गति से आगे बढ़ता रहा, वही उसके पतन का भी कारण बना। आपको बता दें यहाँ पर जो अकबर द्वितीय का आक्रमण हुआ है और संभाजी उसका कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तरीके से संभाजी ने दोबारा से दुश्मनी ले ली है मोल किसके साथ, औरंगजेब के साथ। तो दक्षिण अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा गया। आपको बता दें सूबों की अगर संख्या पूछी जाए, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे ज्यादा सूबों की संख्या थी, तो 21 सूबे थे, जिसमें गोलकुंडा और बीजापुर को इसने एक्स्ट्रा शामिल किया था। बाकी मुगल में किसी ने, मुगल ने गोलकुंडा और बीजापुर को शामिल नहीं कर पाया, कोई मुगल यहाँ तक अकबर भी नहीं शामिल करवाए थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1689 में, हमने पहले बताया कि संभाजी पर आक्रमण करेंगे और संभाजी को हत्या कर देगा कौन, औरंगजेब। इसके बाद आपको बताएं यशुभाई और शाहू, इनका जो पुत्र है यशुभाई और शाहू, दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपको बता दें जब ये दक्षिण में रहेगा तो उत्तर में कोई तो रहेगा, तो इसका वजीर है बेटा असद खान, इसका नाम याद रखिएगा आप लोग, असद खान नाम का वजीर है, जो 31 साल तक औरंगजेब की अब्सेंस में, यानी अब्सेंस यानी प्रेजेंट नहीं था वहां पे, तब भी 31 साल तक लगातार, यानी सबसे ज्यादा बड़ा दौर अगर देखा किसी ने वजीर के रूप में तो वो असद खान ने देखा, जो उत्तर में एक तरीके से आप कहें कि एक शासन को संभाले रखा है, एक तरीके से वो शासक ही है असद खान, क्योंकि वो दक्षिण में लगातार औरंगजेब युद्ध के अभियान में निकला हुआ है। हम बात आगे करेंगे महाराष्ट्र अहमदनगर की। तो महाराष्ट्र और अहमदनगर की अगर हम बात करें तो इसका मकबरा है दौलताबाद में, महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास दौलताबाद में इसका मकबरा है। और आपको बता दें इसकी जीवनी का नाम है आलमगीर नाम, तो उसका जो राइटर है वो है काजिम सिराजी। काजिम सिराजी ने इसकी जीवनी लिखी। तो यहीं तक हमारा मध्यकालीन भारत का जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा आपका लगा रिस्पांस, कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे पहले वीडियो को दिल्ली सल्तनत, जो मैंने लगभग 2 घंटे 2 मिनट में ख़त्म कर दी थी, और आज की वीडियो भी लगभग इतने ही समय में हमारी ख़त्म हो रही है। और मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मेरा कोई भी क्वेश्चन यहाँ से ना बचे, लेकिन बाकी सब आपके ऊपर है, आपके रिस्पांस के ऊपर है। आपका ऐसे ही लगाव, ऐसे ही प्यार मुझे मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।